तैयार हो जाए, क्योंकि आप आ चुके हैं उस सफर पर जहां हर कहानी में होगा ट्विस्ट, हर किरदार होगा खास। स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। ये क्या हुआ? अचानक इस भयानक ज्वालामुखी राक्षस ने चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? तीन योद्धा हैरान थे। वे उस ज्वालामुखी सैलामेंडर को घूर रहे थे जो दर्द में चीख रहा था। दूसरा सैलामेंडर भी अचरज में था। भाई, तू ठीक तो है? क्या देख रहे हो? हमला करो! पीछे से आवाज आई। तीनों योद्धाओं के चेहरे पर राहत दिखी। अब उन्हें समझ आया कि सामने वाले सैलामेंडर को किसने घायल किया। दरवाजे पर खड़ा सैलामेंडर इतना बड़ा था कि भीतर खड़े लड़ाके उस शख्स को नहीं देख पा रहे थे जिसने हमला किया था। लेकिन वे देर किए बिना मिलकर दूसरे सैलामेंडर पर टूट पड़े। सामने वाला सैलामेंडर जैसे किसी बंधन से छूटने की कोशिश कर रहा था। तेरी आत्मा बड़ी मजबूत है। रोहन ने बर्फीले कांटे को कसकर पकड़ा और सैलामेंडर के शरीर में गहरा घोंप दिया। वो हैरान था कि ये जानवर इतनी ताकत से संघर्ष कर रहा था। लेकिन अब तू नहीं बचेगा। वो उछलकर सैलामेंडर की पीठ पर चढ़ गया और अपनी मुट्ठी से ताबड़तोड़ वार करने लगा। फैंटम आइस फिस्ट। उसकी मुट्ठी से निकली हड्डियां जमा देने वाली बर्फ सी थीं। सैलामेंडर की मजबूत चमड़ी चटक गई और वार अंदर तक उतर गया। सैलामेंडर चीखा और बुरी तरह झटपटा उठा। उसने मुंह से मैग्मा की गेंदें उगली और गुफा में इधर उधर मारने लगा, लेकिन एक भी वार रोहन को नहीं लगा। गुफा की दीवारों से टकराकर चट्टानें गिरने लगीं। गुफा थर्रा उठी। तीनों योद्धा उस विनाशकारी ताकत को देख दंग रह गए। वे खुद को बचाते हुए तेजी से सैलामेंडर पर हमला करते रहे। रोहन उसकी पीठ पर डटा रहा। उसने उसके सिर के सींग को कसकर पकड़ा और दूसरी हाथ से भीतर झांककर उसका दिल खोजा। चपाक! एक झटके में नर्म अंग उसके हाथ में आ गया। सैलामेंडर का शरीर अकड़ गया और जान निकल गई। रोहन उसकी पीठ से कूदा। विशाल शरीर जमीन पर आकर धम से गिरा। उसे मार दिया गया था। रोहन ने गहरी सांस ली। अगर मेरे पास बर्फ की ताकत न होती तो ये इतना आसान न होता। उसने अपनी शक्ति तालिका देखी। ब्लैंक एट्रीब्यूट 27। कुल 81 अंक मिले थे, लेकिन इस सैलामेंडर को मारने के लिए 54 अंक बर्फ तत्व में लगाने पड़े थे। अब बर्फ की ताकत उसकी अग्नि शक्ति से कहीं ज्यादा हो गई थी। उसकी नजर सैलामेंडर की लाश पर पड़ी। अग्नि बल 3, शक्ति 15। ठीक है। इसके बाद उसने उन तीन योद्धाओं की तरफ देखा जो अब तक युद्ध में व्यस्त थे। उनका शिकार भी जल्द ही ढेर हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली। फिर वे मुड़े और रोहन द्वारा मारे गए सैलामेंडर को देखा। इतनी जल्दी? उनकी नजरें रोहन पर पड़ीं। वे हैरान थे। तुम परीक्षा देने आए हो? एक ने पूछा। ये तुमने मारा? हाँ। रोहन ने सैलामेंडर का निरीक्षण करने का बहाना किया, लेकिन असल में वो उसके आसपास बिखरे बल के बिंदुओं को उठा रहा था। लकड़ी बल 1, अग्नि बल 2, जल बल 1, पृथ्वी बल 2। अब उसके पास 6 तत्व थे: अग्नि, बर्फ, लकड़ी, जल, पृथ्वी और विष। तुमने सच में मार डाला। तुम योद्धा हो। तीनों अविश्वास से उसे देख रहे थे। रोहन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह गुफा के गड्ढे की ओर बढ़ा। क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा है? लड़की? नहीं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। शायद वो नीचे नहीं आई। जैसा उसका स्वभाव है, बेवजह खतरा नहीं लेगी। तो ज्वालामुखी फटा क्यों नहीं? क्या ये दोनों जानवर ही इसका कारण थे? हाँ, उनमें से एक ने कहा, ये ज्वालामुखी निष्क्रिय है। शायद ये दोनों ही नीचे की अग्नि शक्ति को उकसा रहे थे। अगर हम समय पर न पहुंचते तो ये फट भी सकता था। रोहन ने सिर हिलाया। अगर कुछ और नहीं है तो मैं निकलता हूं। रुको, उस योद्धा ने कहा। क्या बात है? तुमने इसे मारा है? इसकी खाल और सींग से हथियार बन सकते हैं। ये महंगे होते हैं। और अगर इसमें स्टार कोर निकला तो उसका मूल्य और बढ़ जाएगा। योद्धाओं के बीच नियम यही है, शिकार तुम्हारा है। क्या परीक्षा के दौरान भी ये नियम लागू होता है? हाँ, और अगर तुम न होते तो हम तीनों शायद अब तक मर चुके होते। एक स्टार बीस्ट कोई बड़ी बात नहीं। तीनों ने सहमति में सिर हिलाया। रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी तलवार सैलामेंडर के शरीर में घुसाई और हल्का सा झटका दिया। भीतर से एक गोल, उबड़ खाबड़, लाल चमकता हुआ गोला बाहर निकल आया। स्टार कोर। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी किस्मत! कई बार 10 जानवर मारने पर भी कोर नहीं निकलता, और इसे एक में ही मिल गया। तीनों योद्धा जब रोहन को उस ज्वालामुखी सैलामेंडर की लाश से स्टार कोर निकालते देख रहे थे तो हैरानी से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे तुरंत उस सैलामेंडर के पास पहुंचे जिसे उन्होंने मारा था और उसका पेट चीर डाला। कुछ नहीं मिला। काफी देर तक खोजते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। क्या यही किस्मत का फर्क होता है? रोहन ने उनकी तरफ देखा तो उसे लगा जैसे उनके चेहरे काले पड़ गए हों। जीकांत ने गहरी सांस ली और रोहन के हाथ में चमकते स्टार कोर को देखकर थोड़ा जलन से बोला, रोहन, तुम्हारी किस्मत तो सच में गजब है। 2 ही जानवर थे और उनमें से एक के पास स्टार कोर था। और तुमने उसी को मार गिराया।
शायद मैं थोड़ा हैंडसम ज्यादा हूँ, रोहन ने लापरवाही से कहा। तीनों योद्धा, माफ करना, हम थोड़े बदसूरत हैं। तीनों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिलों पर घोड़ों की टापें मार दी हों। इसी वक्त गुफा के मुहाने से आवाज आई, लगता है तुमने मसले का हल निकाल लिया है। एक तेज तर्रार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति गुफा के अंदर आया। रोहन ने घूमकर उसकी तरफ देखा। उस व्यक्ति की आभा इतनी शक्तिशाली थी कि रोहन को जैसे झटका सा लगा। ये कौन है? जैसे ही ये सवाल रोहन के मन में आया, तीनों योद्धा तुरंत आगे बढ़े और झुककर बोले, राज्यपाल महोदय। रोहन सन रह गया। पूरा पूर्वसागर क्षेत्र जानता था कि राज्यपाल का संबोधन सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाता है, पूर्वसागर के गवर्नर को। अगर निर्देशक एक ताकतवर आदमी थे, तो ये व्यक्ति ताकतवरों में भी सबसे बड़ा था। अगर रोहन ने दूसरी बार जन्म लेकर युद्ध कला में हाथ न डाला होता, तो वह कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिलने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब वह सामने खड़ा था। राज्यपाल ने कहा, मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा था वास्तविक युद्ध मूल्यांकन में। अच्छा काम किया। रोहन चौंक गया। उसने विनम्रता से कहा, आप जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। राज्यपाल ने सिर हिलाया और तीनों योद्धाओं की तरफ देखा। तुम लोगों ने समय रहते इन 2 स्टार बीस्ट्स को खत्म कर ज्वालामुखी को फटने से रोका। तुम्हें इसका श्रेय मिलेगा। तीनों खुश हो उठे। तभी गुफा के बाहर से तेज कदमों की आहट आई। निर्देशक फू तियानदाओ और किन हंशुआन वहां पहुंच गए। निर्देशक ने पास आकर राज्यपाल से धीमे कहा, सभी परीक्षार्थियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। लेकिन बहुत जाने गई हैं। राज्यपाल ने बिना भाव के सिर हिलाया। निर्देशक के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उन्होंने झुकते हुए रोहन और मरे हुए 2 स्टार बीस्ट्स की तरफ नजर डाली। उनकी आंखों में चमक आ गई। जीकांत, क्या तुम लोगों ने इन दोनों स्टार बीस्ट्स को मारा? निर्देशक ने पूछा। जीकांत ने को हंसी हंसते हुए कहा, राज्यपाल महोदय, निर्देशक हमने सिर्फ एक जानवर को मारा। दूसरा रोहन ने मारा। उसके बिना ये मिशन पूरा नहीं हो सकता था। सभी चौंक गए। सबकी निगाहें एक साथ रोहन पर जा टिकीं। निर्देशक को पहले से थोड़ा अंदाजा था। उन्हें इन तीनों की क्षमताओं का ठीक अंदाजा था। वे जानते थे कि 2 जानवरों से निपटना उनके लिए इतना आसान नहीं था। उनके ख्याल में सिर्फ रोहन ही हो सकता था जो कुछ छिपा रहा हो। लेकिन फिर भी, ये जानकर उन्हें भी हैरानी हुई कि रोहन ने अकेले ही एक स्टार बीस्ट को मार गिराया। फू तियानदाओ और किन हंशुआन, जो पहले से रोहन की शक्ति से वाकिफ थे, वे भी चकित थे। अगर उसकी उम्र में कोई योद्धा बन जाए तो वह पहले ही खास होता है, लेकिन अगर वह अकेले एक स्टार बीस्ट को भी मार दे, तो वह सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा है। बेलियन और लेतिंग मार्शल हाउस के प्रधान भी विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने पूछा, क्या तुम लोग पक्के हो कि उसने अकेले मारा? राज्यपाल भी बोले, क्या तुम पक्के हो? निर्देशक ने कहा, जीकांत, अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेना। अगर तुम झूठ बोल रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। जीकांत बोला, राज्यपाल महोदय, हम ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप चाहें तो उस ज्वालामुखी सैलामेंडर की लाश की जांच कर सकते हैं। उस पर लगी फोर्स हमसे अलग होगी। राज्यपाल और बाकी लोग लाश के पास गए और जख्म की जांच की। ये फोर्स अलग है। ये आइस फोर्स है। एक पल में सबकी निगाहें रोहन पर टिकीं। वह घबरा गया। आइस फोर्स 5 सामान्य तत्वीय शक्तियों धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी से अलग एक दुर्लभ और शक्तिशाली म्यूटेटेड फोर्स थी। जो भी इसे प्राप्त करता है, उसकी प्रतिभा असाधारण मानी जाती है। राज्यपाल जोर से हंसे। उन्होंने रोहन के कंधे पर जोर से हाथ मारा, तुम बेहतरीन हो, बहुत बेहतरीन। इस साल पूर्वसागर चमक उठेगा। अब कोई हमें हल्के में नहीं ले सकता। बाकी नेता भी खुश हो गए। राज्यपाल सही कह रहे हैं, अब हमारा पूर्वसागर भी बाकी राज्यों को टक्कर देगा। हाँ, हम दिखा देंगे कि तटीय आर्थिक जोन भी कुछ कम नहीं। बेटा, मेरी लेतिंग मार्शल हाउस में आना चाहोगे? जो चाहो मांग लो। जियांग होंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? रोहन, मेरी बेलियन मार्शल हाउस में आ जाओ। जो ये देंगे, हम उससे ज्यादा देंगे। तुम दोनों बदमाश हो। रोहन मेरी जिक्सिन मार्शल हाउस का है। मेरी आंखों के सामने उसे ले जा रहे हो। फू तियानदाओ गुस्से से उछलने लगे। गु हेफेई ने तंज किया, हमने जांच करवा ली है। रोहन अब भी सिर्फ तुम्हारे मार्शल हाउस का छात्र है, कोई अनुबंधित योद्धा नहीं। वह अपना निर्णय खुद ले सकता है। जियांग होंग ने भी जोड़ा, जो सबसे ज्यादा लाभ देगा, वही चुना जाएगा। ये बिल्कुल सामान्य है। ओहो, लड़ना चाहते हो? चलो फिर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीनों प्रमुख अधिकारियों के बीच टकराव लगभग तय था। सबने एक दूसरे को उलझन भरी मुस्कान दी। यहां तक कि राज्यपाल विजय भी सिर पकड़कर रह गए। अरे भाई, आप सब अब 40 के पार हो चले हैं। अभी भी खिलौना छीनने वाले बच्चों जैसे झगड़ रहे हो। शर्म नहीं आती? सिर्फ राज्यपाल विजय ही उन्हें डांट सकते थे। तीनों एकदम चुप हो गए। मगर उनकी आंखों की चिंगारी बता रही थी कि वापसी के बाद ये मामला खत्म नहीं होने वाला। रोज से ये सब देखकर हैरान था।
मुझसे पूछा तक नहीं और आपस में खींचतान। हालांकि उसका मकसद पूरा हो गया था। उसने एक योद्धा की क्षमता दिखाई थी और वह अपेक्षा से कहीं ज्यादा प्रभावशाली साबित हुई थी। उसने निर्देशक हेमंत को आंख मारी। हेमंत का चेहरा गंभीर और सख्त रहा, जैसे कुछ देखा ही नहीं। ये भी ड्रामा के उस्ताद निकले। अब जब मामला सुलझ गया है तो चलो नीचे चलें। अभिभावकों को परीक्षा में हुई घटना की जानकारी देनी होगी, राज्यपाल ने गंभीर स्वर में कहा। हेमंत का चेहरा उतर गया। शिक्षा विभाग का प्रमुख होने के नाते जिम्मेदारी से बच नहीं सकता था। सौभाग्य से इस बार रोज था, नहीं तो शायद पद से हाथ धोना पड़ता। सबने पहाड़ से उतरने की तैयारी की। रोज, उस स्टार बीस्ट के शरीर में बाकी बचे सामान को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर तुम चाहो तो हम उसे बेचकर तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जीकरन ने कहा। तीनों अधिकारी रोज को लेकर और भी उत्साहित हो गए थे। इसमें क्षमता है, यह अब स्पष्ट हो चुका था। रोज ने हामी भरी, ठीक है, कष्ट देने के लिए माफ कीजिए। वह उन पर भरोसा कर सकता था। स्टार कोर उसके पास था और इतने सारे वरिष्ठ लोगों के सामने कोई चालबाजी नहीं कर सकते थे। उसने अपना खाता नंबर दिया और राज्यपाल विजय के साथ नीचे उतर आया। रास्ते में जगह जगह मरे हुए जानवर और परीक्षार्थियों की लाशें बिखरी थीं। स्टाफ शवों को नीचे ला रहा था। रोज का मन भारी हो गया। उसके मन में फिर से रिया की चिंता उठी। कहीं वो मांस का ढेर वही तो नहीं। रिया तो काफी कमजोर थी। अगर वो बीस्ट टाइड में फंस गई हो तो। वह तरह तरह की चिंताओं में घिरा कैंप साइट पहुंचा। वहां सभी परीक्षार्थी जमीन पर बैठे थे, थक हार कर, खून से सने फटे चिथड़े कपड़े पहने। कई घायल थे, जिनका इलाज हो रहा था। हर तरफ सिसकियां गूंज रही थीं। रोज जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लौटा, सबका ध्यान उसकी ओर गया। पर इस हालत में किसी को परवाह नहीं थी। रोज, एक चहकती हुई आवाज सुनाई दी। रिया हाथ हिला रही थी। राज्यपाल जी, मेरी दोस्त बुला रही है, मैं उधर चला जाऊं? रोज ने कहा। जाओ जाओ, उन्होंने मुस्कुराते हुए हामी भरी। रोज को उनके इशारे खटक गए। क्या ये लोग भी गॉसिप करते हैं? वह रिया के पास पहुंचा। उसका चेहरा देखकर चैन की सांस ली। तुम ठीक हो? रिया ने जल्दी से पूछा। क्या मैं ठीक नहीं दिख रहा? उसने मुस्कुराकर कहा। रोज भैया, यश जो बगल में बैठा था उसका पैर पट्टी में लिपटा था। पैर को क्या हुआ? रोज ने पूछा। एक जानवर ने खरोंच दिया था। सौभाग्य से बेली मार्शल हाउस के प्रधान आ गए, वरना तो गया ही था। एक ही बार में सारे जानवर निपटा दिए। रोज मुस्कुराया। यश की हालत देखकर लग नहीं रहा था कि उसे कुछ हुआ था। फिर वह रिया से बोला, तुम्हारा कुछ गिरा तो नहीं? मेरा नहीं तो अपना परीक्षा पहचान पत्र देखो। रिया ने जेबें टटोली और घबरा गई। हे भगवान, वाकई गायब है। लो पकड़ो। रोज ने जेब से कार्ड निकाल कर दिया। तुमसे तो उम्मीद नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ मिला? बताओ पहले, तुम ज्वालामुखी के शीर्ष पर क्या कर रही थी? तुम्हारा कार्ड वहीं मिला। वहां जाना बेहद खतरनाक था। अगर वो दुर्घटना नहीं होती तो वहां एक निष्क्रिय ज्वालामुखी ही था। और वहां कोई जानवर नहीं था। मुझे तो सबसे सुरक्षित वही जगह लगी। रिया ने सफाई दी। सच में कोई जानवर नहीं था। हाँ, मैंने 5 जानवरों को मारने के बाद देखा कि वहां कोई खतरा नहीं। मैं वहीं रुकने वाली थी। फिर दुर्घटना हो गई और मैं भीड़ के साथ नीचे आ गई। शायद वहां आग तत्व वाले स्टार बीस्ट की वजह से आम जानवर नहीं आते थे, रोज ने सोचा। रुको, तुमने 5 जानवर मारे? रोज चौंका। तो क्या हुआ? मैं भी योद्धा हूं। रिया ने आंखें तरेरी। नहीं, बस थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो। हूंफ, रिया ने मुंह फेर लिया। मैं तुमसे कमजोर हो सकती हूं, पर दिमाग ज्यादा तेज है। अच्छा, तो सुनाओ फिर अपनी बहादुरी की कहानी, स्मार्ट मिस रिया। रोज ने मुस्कराते हुए कहा। मुझे ऐसे नाम मत दो। लेकिन फिर भी रिया ने अपनी योजना बतानी शुरू कर दी। रोज की आंखें खुली की खुली रह गईं। रिया ने जंगल में मिली जानकारियों और जड़ी बूटियों का ऐसा इस्तेमाल किया कि बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान हो जाएं। उसने बदन पर ऐसी गंध वाली जड़ी बूटी लगाई जिससे जानवर उसे सूंघ न सकें। फिर मरे हुए जानवर के शरीर में जहरीले पौधे भर दिए और इंतजार किया कि कोई दूसरा जानवर उसे खा ले। ये तरीका सोचने, योजना बनाने और घंटों इंतजार करने की मांग करता था। आम परीक्षार्थी तो सोच भी नहीं सकते थे। इसमें भाग्य का हिस्सा भी था, लेकिन बिना तैयारी और धैर्य के वह संभव नहीं था। पहली नज़र में रिया की योजना कुछ खास नहीं लगी, लेकिन ध्यान से सोचो तो ये काफी चौंकाने वाली थी। यहाँ मौजूद सभी परीक्षार्थियों में से अगर उदारतापूर्वक भी गिने तो मुश्किल से 5 लोग ही ऐसा तरीका सोच सकते थे। यह एक सुरक्षित अनुमान था। ये तक कहा जा सकता है कि सिर्फ रिया ही थी जिसे ये उपाय सूझा। पर उसने जीतने के लिए जो तरीका अपनाया, कुछ तो अजीब सा लगता है। रिया को रोहन की बदली हुई नजरें दिखीं तो वह चौंकी। फिर अगले ही पल समझ गई कि वह क्या सोच रहा है। ये लड़का हर बार मेरा मजाक उड़ाता है।
मुझे तो बस परीक्षा पास करनी थी। तुझे क्या पता, जब मैंने अपने शरीर पर पेड़ का रस लगाया तो कितनी बदबू आ रही थी। और जब मैं उन विकृत जानवरों के फंसने का इंतजार कर रही थी, तो कितनी बार कीड़े मकोड़ों ने काट लिया। सोचते ही उसका मन भारी हो गया। वह गुस्से में रोहन को घूरने लगी। जो भी हो, इस बार तो तुम मार्शल आर्ट्स परीक्षा में जरूर पास हो जाओगी। पहले से बधाई ले लो, रोहन ने हल्की खांसी के साथ कहा। रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, पर वह अब भी चिंतित दिखी। मैं चाहती हूं कि कोई अच्छा विश्वविद्यालय मुझे चुने, लेकिन मेरी असली मुकाबले की परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उम्मीद है कि लिखित परीक्षा ने भरपाई कर दी होगी। कुछ विश्वविद्यालय लिखित परीक्षा के परिणाम को अधिक महत्व देते थे और असली लड़ाई में थोड़ी कमी होने पर भी अच्छे विद्यार्थियों को चुन लेते थे। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, रोहन ने उसे ढाढ़स बंधाया। तुम्हें लगता है कि इस बार के नतीजों में उस हादसे को भी शामिल किया जाएगा? यश ने अचानक पूछा। रोहन और रिया कुछ पलों के लिए चुप हो गए। रोहन ने आसमान की ओर देखा। सुबह होने ही वाली थी। क्षितिज पर पहली किरण झांकने लगी थी। जब जानवरों का हमला हुआ, तब परीक्षा खत्म होने में मुश्किल से 1 घंटा बचा था। इसका असर ज्यादा नहीं पड़ा होगा। शायद नतीजे रद्द नहीं किए जाएंगे। और याद है, असली मुकाबले की परीक्षा का असली मकसद क्या है? रोहन ने कुछ सोचते हुए कहा। असली मुकाबले में हर हादसा भी परीक्षा का हिस्सा होता है। रिया और यश ने एक साथ कहा। बिल्कुल, रोहन ने सिर हिलाया। मुझे लगता है, जानवरों के हमले के दौरान जिन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उन्हें अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं, इवन अगर उन्होंने 5 जानवर नहीं मारे हों। ये तो बहुत अच्छा होगा। मैंने 4 जानवर ही मारे। जब हमला हुआ, मैं 5वें जानवर से लड़ रहा था। जैसे ही मारने वाला था, वह भाग गया। लेकिन फिर मैंने एक परीक्षार्थी की जान बचाई, और बेलियन मार्शल हाउस के प्रमुख ने मेरी तारीफ भी की। यश अब भी चिंतित था। आखिरकार यह सब उनकी कल्पना थी। अगर परीक्षक सिर्फ संख्या पर अड़े रहे तो फिर तो हम गए। ऐसे परीक्षार्थियों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। रोहन और रिया ने कुछ सेकंड चुपचाप खड़े रहकर सहानुभूति प्रकट की। अरे हाँ, जानवरों के हमले को कैसे रोका गया? रोहन ने पूछा। और क्या करते? तोपें दागी। जब तक पीछे के जानवर डर के मारे नीचे आने से ही डरने लगे, रिया ने बताया। इस द्वीप पर विकृत जानवरों की संख्या सीमित है, इसलिए ये छोटा हमला ही था। जब तोप चलती है, तो सारे शैतान भाग जाते हैं। यश हंसते हुए बोला। रोहन अपने दोस्तों से हल्के फुल्के अंदाज में बातें करता रहा। उधर राज्यपाल चौहान और अन्य अधिकारी नियंत्रण कक्ष में 1 घंटे तक बैठक में रहे। फिर वे बाहर आकर शिविर के केंद्रीय मंच पर खड़े हुए। राज्यपाल ने हाथ पीछे बांधे और नीचे खड़े थके हुए परीक्षार्थियों की ओर देखा। फिर बोले, मैं पूर्व सागर राज्य का राज्यपाल हूँ। सभी की निगाहें अचानक उनकी ओर उठ गईं। मंच पर खड़ा व्यक्ति। हे भगवान, ये तो राज्यपाल हैं। वो खुद यहाँ आए हैं। क्या वह हमारी परीक्षा देखने आए थे? राज्यपाल साहब, परिणाम कैसे तय होंगे? बहुत से छात्र बस थोड़े से अंतर से चूक गए हैं। हमारे कई साथी इस हमले में मारे गए। बहुत दुखद है। परीक्षार्थी चीखने चिल्लाने लगे, मानो उन्हें कोई सहारा मिल गया हो। राज्यपाल ने उन्हें बोलने दिया। जब आवाजें थम गईं, तब उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। ये हादसा हमारी जिम्मेदारी है। जिन परीक्षार्थियों की मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को पूरी सहायता दी जाएगी। पर याद रखना, योद्धा बनना इससे 1000 गुना कठिन है। तुमने शायद सिर्फ उनकी शक्ति और शोहरत देखी है, लेकिन उस ताकत की कीमत खून और पसीना नहीं देखा। योद्धाओं की दुनिया निर्दयी और खूनी है। जानवरों के हमले के दौरान तुम्हारा प्रदर्शन भी परीक्षा के अंकों में जोड़ा जाएगा। अच्छा प्रदर्शन करने वालों को अतिरिक्त अंक मिलेंगे। जिनका प्रदर्शन खराब रहा, उन्हें मार गिराए गए जानवरों की संख्या के आधार पर ही अंक मिलेंगे। अब मैं इस असली मुकाबले की परीक्षा के समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। राज्यपाल के शब्दों के साथ ही चारों ओर हलचल मच गई। क्या सचमुच योद्धाओं की दुनिया इतनी भयावह है? परीक्षा से पहले उन्होंने सुना तो था, पर अब अनुभव कर लिया। और ये तो बस शुरुआत थी। कई परीक्षार्थियों की आंखों में विचार बदल गए। कुछ सिर्फ नाम और शोहरत के लिए इस क्षेत्र में आए थे, लेकिन अब उन्हें सोचना पड़ा कि क्या वे वास्तव में ये रास्ता अपनाना चाहते हैं। दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। यदि तुम किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचते हो, तो उसके बराबर की जिम्मेदारी और खतरा भी उठाना पड़ता है। पर जो वाकई सच्चे दिल से योद्धा बनना चाहते थे, उनके मन में राज्यपाल की बातों से नया आत्मविश्वास भर गया। सचमुच ताकतवर लोग इस हमले में बुरा प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। इसलिए इस प्रदर्शन को अंकों में शामिल करना उनके लिए फायदे का सौदा था। यश जैसे लोग, जो बस थोड़ा ही पीछे रह गए थे, इस फैसले से बहुत खुश हुए। कम से कम अब वो मार्शल आर्ट्स कोर्स में तो दाखिल हो सकते थे। रही बात खतरे की, यश की मुस्कान देखकर साफ था कि वह इसे दिल से नहीं लगा रहा। सभी परीक्षार्थी वापसी की तैयारी करें। मंच से आवाज आई। राज्यपाल जा चुके थे। परीक्षार्थी खून से लथपथ थे। कुछ खून उनका था, कुछ जानवरों का।
वे लाइन में लगकर उस ऊर्जा उड़न खटोले में चढ़ने लगे जो पास के मैदान में खड़ा था। कुछ लोग बेहोश थे, उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर चढ़ाया गया। बाकी दोस्त के सहारे चलकर ऊपर चढ़े। वो जो मर गए। एक परीक्षार्थी ने अचानक सफेद कपड़े से ढकी स्ट्रेचरों की ओर इशारा किया। वे उड़न खटोले के पीछे के हिस्से में रखी जा रही थीं, जहां आमतौर पर सामान रखा जाता है। सभी परीक्षार्थी सीधा खड़े हो गए, आंखों से सलामी दी। खून से सने सफेद कपड़ों की ओर देखते हुए माहौल गंभीर और भारी हो गया। वे भी साथी थे, पर अब जीवन की अंतिम सीमा पार कर चुके थे। ये सोचकर हर किसी का मन उलझ गया। हवा में उड़ते बलून पर माहौल थोड़ा गंभीर था, लेकिन धीरे धीरे सबने परीक्षा के परिणामों पर चर्चा शुरू कर दी। बहुत से परीक्षार्थी उन्नत स्तर के मार्शल छात्रों के चारों ओर जुटे थे। वे पूछ रहे थे कि किसने कितने म्यूटेंट जानवर मारे और फिर उनकी बातें सुनकर चकित हो रहे थे। यश पांडे, तुमने सच में 13 म्यूटेंट जानवर मारे, उसमें से 3 उच्च स्तर के और 4 मध्य स्तर के। एक छात्रा ने उस शांत और गंभीर चेहरे वाले युवक को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। वो लड़का जितना सख्त मिजाज था, उतना ही आकर्षक भी। उसकी ठंडी छवि ही लड़कियों के लिए और भी खतरनाक थी। उसकी ताकत और उसका चेहरा, दोनों ने मिलकर उसे बेहद लोकप्रिय बना दिया था। हुईगंज स्कूल में यश पांडे एक तरह से स्टार की तरह था। वहीं दूसरी ओर रोहन एक साधारण छात्र माना जाता था, मस्तमौला, थोड़ा शरारती और पढ़ाई में औसत। हम सब चापलूसों की भीड़ लग गई है। यशवीर ने मुंह बिचकाया और मुस्कुराते हुए रोहन की ओर झुका। युवराज रोहन, अब तो बता दो तुमने कितने मारे, मैं भी थोड़ा चापलूसी कर लूं। रिया ने आंखें तरेरी, उसे यशवीर की बात सुनकर झुंझलाहट हुई। दफा हो जा, रोहन ने यशवीर को घूरते हुए कहा। सच में बता ना रोहन, कितने मारे? मुझे पूरा यकीन है तुमने यश पांडे से ज्यादा मारे होंगे। यशवीर ने हंसते हुए रिया को भी बात में घसीट लिया। रिया भी जानना चाहती है ना? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। रिया ने गर्दन घुमाकर हिकारत भरी नजर डाली। रोहन ने कंधे उचका दिए। उसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं लगी। 29 मारे, उनमें से 19 उच्च स्तर के थे और 10 मध्य स्तर के। यशवीर का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम मजाक कर रहे हो क्या? रिया भी कुछ पल को स्तब्ध रह गई। फिर बोली, रोहन, तुम हमेशा बड़ा चढ़ाकर मत बोला करो। हम जानते हैं तुम मजबूत हो, लेकिन इतना भी नहीं। हाँ हाँ, सही कहा। यशवीर ने सिर हिलाया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि रोहन ने इतने खतरनाक जानवरों को मारा होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन अब तो सच्चाई भी कोई नहीं मानता, रोहन ने हल्के से कहा। सच में, दोनों अब भी नहीं मान रहे थे। रोहन ने और कुछ नहीं कहा। परिणाम तो परिणाम ही रहता है। अगर उन्हें पता चलता कि उसने एक स्टार बीस्ट भी मारा है, तो शायद वहीं बेहोश हो जाते। तभी पास से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया। हुईगंज स्कूल की यूनिफॉर्म पहने एक छात्र हंसते हंसते दोहरा हो गया। सबका ध्यान अपनी ओर खींचता देख उसने हंसी रोकते हुए कहा, अभी क्या सुना तुमने? इस रोहन ने कहा है कि उसने 29 म्यूटेंट जानवर मारे हैं, वो भी 19 उच्च स्तर के। मजाक नहीं लगता तुम्हें? बाकी छात्र भी हंस पड़े। हा हा हा, बहुत हुआ अब। भले ही वो एक्सट्रीम मार्शल हो, लेकिन 29 जानवर नामुमकिन है। उच्च स्तर के तो छोड़ो, 19 मध्य स्तर के भी बहुत ज्यादा हैं। रोहन एक पल को चौंका। वो तो बस रिया और यशवीर से बात कर रहा था। यह मूर्ख बीच में क्यों कूद पड़ा? क्या वो अब इतना सीधा हो गया है कि कोई भी उसे बेइज्जत कर सकता है? तुम ही रोहन हो। यश पांडे उस वक्त पास आ गया। सुनने में आया था कि तुम एक्सट्रीम मार्शल हो। सोचा था मुकाबला करूं, लेकिन अब देख रहा हूं कि तुम्हारी बातें फिजूल हैं। कोई दिलचस्पी नहीं बची। मुझे नहीं लगा था कि एक्सट्रीम मार्शल ऐसा होगा। शियान स्कूल से डोंगेश नाम का एक और छात्र आया। उसके चेहरे पर एक तिल का निशान था। रोहन, हम नंबर 1 स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। जहीर और डोंगेश दोनों पास आए। दोनों एक दूसरे को जानते थे। जहीर बोला, डोंगेश, माफ कर देना हमारे स्कूलमेट को। बाकी उन्नत स्तर के छात्र भी तमाशा देखने लगे। कुछ चुपचाप किनारे खड़े थे। हेमा ने भौहें चढ़ाईं। जहीर, तुम्हारी बात बहुत ज्यादा हो गई। हेमा, हम सभी डोंगई स्कूल से हैं। स्कूल की प्रतिष्ठा मायने रखती है। मैं तो बस रोहन को समझा रहा हूँ। जहीर ने फिर रोहन की ओर देखा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये सब बेकार है। हम तो बस आपस में बात कर रहे थे। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? रिया ने ठंडे स्वर में कहा। सही कहा, लगता है तुम्हें जलन हो रही है कि कोई तुमसे बेहतर है। यशवीर ने जोड़ा। भीड़ में खड़ा ली रघुवंश सब देख रहा था। उसकी आंखों में द्वेष के साथ हल्की डर की झलक थी। वो मन ही मन हंस पड़ा। तुम लोग क्या जानो असली शैतान कौन है? तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। उधर यश पांडे और डोंगेश रिया का चेहरा देखकर कुछ क्षण को भौंचक के रह गए। रिया जी, आप हमें गलत मत समझिए। मैं तो बस स्कूल की छवि की बात कर रहा था। हमें जलन नहीं है। जहीर ने सीधे बनकर कहा। वो रिया को जानता था, पर पहले कभी बात नहीं हुई थी।
अब जब उसे देखा तो थोड़ा बेचैन हो गया। आप रिया हैं ना? मैं यश पांडे, हुलीगंज स्कूल से। मैं उन्नत स्तर का मार्शल शिष्य हूँ। रोहन की बातों को गलत मत लीजिए। मैं बस ये कह रहा था कि शब्दों से विवाद हो सकता है। मैंने तो जानबूझकर कुछ नहीं कहा। बस सुनकर उम्मीद टूट गई। वैसे, मैं डोंगेश हूँ, शियान स्कूल से। रिया जी, क्या हम एक दूसरे का नंबर ले सकते हैं? रिया ने उन्हें देखा और अचानक उसका चेहरा घृणा से भर गया। पफ, रोहन हंसी रोक नहीं पाया। वह खड़ा हुआ और बोला, तुम सबको घमंड हो गया है, या मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि तलवार भी नहीं थाम सकता। जैसे ही रोहन खड़ा हुआ, उसके शरीर से एक डरावनी ऊर्जा लहर की तरह बाहर निकली और तीनों लड़कों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। धड़ाम, उसकी मौजूदगी समुद्र की गरजती लहरों की तरह चारों ओर फैल गई। तीनों के चेहरे एकदम पीले पड़ गए और वे झुककर खड़े हो गए। ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वे अवाक रह गए। उनके चेहरों पर हैरानी और अविश्वास साफ दिख रहा था। उन्हें लगा था कि ये किसी आम योद्धा की ऊर्जा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रोहन ने गुस्से में आकर एक असली योद्धा की ताकत छोड़ दी थी। टप टप टप। रोहन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी ऊर्जा और भारी होती गई, और उसके दबाव से तीनों की सांसें रुकने लगीं। वो यश के सामने आकर रुका। तुमने कहा था कि मुझसे मुकाबला करना है। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? क्या मैंने कभी हाँ कहा? इन सवालों से यश की बनावटी बहादुरी छूमंतर हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने कुछ कहा भी नहीं, और तुमने पूरा ड्रामा कर लिया। ये शो करने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? रोहन की बातों से यश इतना अपमानित हुआ कि उसका खून उबलने लगा। वो हमेशा दूसरों से तारीफें ही सुनता आया था, ऐसा खुला अपमान उसने कभी नहीं झेला था। उसका मन हुआ कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। रोहन उसकी बातों को अनसुना कर आगे बढ़ा और देव के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुमने कहा था कि तुम मुझसे निराश हो। तुम्हारी ये निराशा मुझे क्यों बतानी है? ये ड्रामा मेरे सामने क्यों कर रहे हो? और तुम्हारा चेहरा देखा है। इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि किसी लड़की से नंबर मांगने चले आए? आईना साथ लाए थे? तुम्हें नहीं पता तुम कैसे दिखते हो? क्या तुम मुझसे हैंडसम हो? क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ शक्ल से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? अगर हम दोनों साथ खड़े हों, तो सारी आंटियां मुझे ही पसंद करेंगी। तुम तो कोने में ही खड़े रहोगे। तुम बदसूरत हो। बोलो मेरे साथ, बदरत। बदरत। समझ आया। रोहन बोलते बोलते और भी गुस्से में आ गया था। इन लड़कों की हिम्मत कैसे हुई रिया पर नजर डालने की? ये वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आसपास के छात्र उसकी आक्रामकता देखकर दूर हट गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सुना, सभी हंस पड़े। वहीं देव का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। उसके चेहरे का जन्मजात दाग हमेशा से उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। अक्सर लोग सामने कुछ नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे उसकी शक्ल का मजाक उड़ाते थे। आज सबके सामने उसका यूं अपमान हुआ कि उसका सीना फटने लगा। वह हाँफ रहा था। अगर रोहन की ऊर्जा से दबा ना होता, तो अभी उस पर टूट पड़ता। रोहन अब जुबिन के पास गया। जुबिन का चेहरा डर से उतर गया। उसे तुरंत पछतावा हुआ, उसे रोहन के सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए था। उसे अंदाजा नहीं था कि एक वरिष्ठ योद्धा और एक चरम योद्धा के बीच इतना बड़ा अंतर होता है। जुबिन, तुम तो बहुत न्यायप्रिय बनते हो। रोहन, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चलो बैठकर बात करते हैं, जुबिन ने घबराते हुए कहा। बात करते हैं। रोहन ने ठंडी हंसी के साथ उसकी ओर देखा, फिर अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर उसने अपना पैर उठाया और एक झटके में जुबिन को सीधा उड़ाया। वो करीब 6 मीटर हवा में जाकर जमीन पर आ गिरा। पास के परीक्षार्थी चौंक कर हट गए। खांस। जुबिन के होंठों से खून टपकने लगा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जवाब दे गया। उसका मन सवालों से भर गया, रोहन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वह अपने आप को एक उन्नत योद्धा समझता था, लेकिन रोहन के सामने वह कुछ भी नहीं था। रोहन ने अब भीड़ में देखा और किसी एक पर नजर टिकाई। तू, हाँ, तू ही। छिप मत, मैंने तुझे देख लिया है। अभी तो सबसे तेज तू ही हंस रहा था, अब डर क्यों लग रहा है? भीड़ में जिस ओर रोहन ने इशारा किया, लोग तुरंत दूर हट गए। अब वो लड़का कहीं छुप नहीं सकता था। वह झिझकता हुआ आगे आया। रोहन, थप। बोलने से पहले ही रोहन ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। दफा हो जा। रोहन ने उसे घूर कर देखा। यही वो लड़का था जिसकी वजह से पूरा झगड़ा शुरू हुआ था। वह लड़का अपना लाल चेहरा पकड़े चुपचाप भीड़ में भाग गया। कोई नहीं जान पाया कि वो कहाँ जाकर छुप गया। रोहन ने चारों ओर देखा। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे आंख मिला सके। बचे हुए तीनों वरिष्ठ योद्धा अब चुपचाप खड़े रहे। अपमानित होकर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके मन में रोहन के प्रति गुस्सा जरूर था, लेकिन वह दिल में ही दबा रह गया। बाकी छात्र दूर से ही रोहन को देखकर धीमे धीमे बातें कर रहे थे। उनमें प्रशंसा भी थी और डर भी, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान था। इन तीनों लड़कों ने सभी को हमेशा दबाकर रखा था।
अब रोहन ने अकेले ही उन्हें शांत कर दिया था और वे चूं तक नहीं कर पाए। ऐसा लगा मानो किसी ने दिल से बोझ हटा दिया हो। उनके लिए रोहन बस एक ही शब्द था, जबरदस्त। अल्पविराम। फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप डोंगहाई की ओर बढ़ती गई। सफर शांतिपूर्ण रहा। फिर वह धीरे धीरे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के खुले मैदान पर उतरी। सभी परीक्षार्थी नीचे उतरे। सामने खड़े थे अधिकारी लक्ष्मण वर्मा। आपके परीक्षा परिणाम 2 दिन में आ जाएंगे। आप अपने परीक्षा आईडी नंबर से ऑनलाइन परिणाम देख सकते हैं और फिर आवेदन कर सकते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहें, जा सकते हैं। पुराने साल का कट ऑफ देख सकते हैं। उम्मीद है कि सबको अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी मिले। अब बस में बैठिए। सभी छात्र बस में चढ़ने लगे। उसी समय लक्ष्मण वर्मा ने रोहन को अलग ले जाकर एक कोने में बुलाया। रोहन मुस्कुराया। निदेशक भटनागर, लगा आप तो हमें भूल ही गए। तू क्या समझता है मुझे? निदेशक नितिन भटनागर ने उसे घूरा। फिर थोड़े चिंतित स्वर में बोले, इस बार तो तुझे धन्यवाद देना बनता है, नहीं तो मेरी बुरी दुर्गति हो जाती। ये लो, तुम्हारा हक है। उन्होंने स्टार बोन वाला डिब्बा रोहन को दिया। रोहन ने तुरंत खोलकर देखा और सब कुछ ठीक पाकर उसे रख लिया। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? निदेशक ने मुस्कुराते हुए पूछा। एहतियात जरूरी होता है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। रोहन ने हंसते हुए कहा। बात तो सही है। निदेशक ने सिर हिलाया। वे रोहन से संतुष्ट थे। अगर अब कुछ नहीं है तो मैं चलूं। बाकी छात्र इंतजार कर रहे होंगे, रोहन ने कहा। जाओ, निदेशक ने हाथ हिलाया। अल्पविराम। रोहन फिर से बस में बैठ गया। बाकी छात्रों के चेहरों पर घर लौटने की खुशी साफ दिख रही थी। लक्ष्मण वर्मा के इशारे पर बसें शहर की ओर चल पड़ीं। अब वे सब घर लौट रहे थे। जब रोहन घर पहुंचा तो देखा दरवाजा बंद था। उसने चाबी निकालकर ताला खोला। जूते उतारते हुए वो सीढ़ियों की ओर देखकर बोला, माँ, मैं आ गया। लेकिन पूरी विला सुनसान थी। कोई नहीं था। घर पर कोई नहीं। वो ऊपर गया और देखा कि पूरा घर खाली है। उसे थोड़ी हैरानी हुई। कहीं घूमने तो नहीं चले गए? उसने सिर हिलाया और अपने कमरे में जाकर बैग रख दिया। कपड़े उठाए और बाथरूम में चला गया। अच्छे से नहाया। जैसे ही शरीर से पसीना और खून के धब्बे हटे, उसे हल्का और ताज़ा महसूस हुआ। घर में कोई नहीं था तो वो सीधे अपने बिस्तर पर लेट गया और इस बार की अपनी उपलब्धियां गिनने लगा। ज्ञान 97, आत्मिक शक्ति 92, प्रतिभा, प्रारंभिक अग्नि 11/300, प्रारंभिक बर्फ 13/300, प्रारंभिक पृथ्वी 12/300, आत्मदृष्टि 1.410, विषकमल शरीर 31/10,000, प्रारंभिक तीर चलाने की प्रतिभा 5/100, शक्ति अग्नि 75/100, बर्फ 0/100, पृथ्वी 7/100, लकड़ी 100, जल 100, विष 6/100, ग्रंथ लाल अग्नि ग्रंथ 32/100, गहरी बर्फ ग्रंथ 23/100, पृथ्वी रक्षा कला 26/100, युद्ध तकनीक मूल युद्ध तकनीकें मुक्का, तलवार, चाकू, चाल, डंडा, मूल तीर कला, बंदूक कुनफुक 2/10, अग्नि किरण तलवार कला 56/100, बर्फ छाया मुक्का 28/100, ज्ञान मूल विषय पूर्णांक, 5 साल की मार्शल आर्ट परीक्षा, 3 साल के मॉक पेपर पूर्णांक, कुल युद्ध शक्ति 271, रिक्त विशेषता बिंदु 36। रोहन ने देखा कि उसमें तीर की नई प्रतिभा और एक मूल स्तर की तीर कला जुड़ गई थी। ये दोनों किसी एक व्यक्ति से मिली थीं। तीर जैसी दूर से मारने वाली तकनीक उपयोगी थी। जब मौका मिलेगा, वो इसे और निखारेगा। अब उसके पास लकड़ी और जल जैसे 2 नए तत्व भी थे, लेकिन संबंधित ग्रंथ और तकनीकें खोजना मुश्किल और महंगा होगा। फिर भी अग्नि और बर्फ की शक्ति 70 पार कर चुकी थी, जिससे उसकी कुल शक्ति 271 तक पहुंच गई थी। रिक्त बिंदु पहले 27 थे, लेकिन पहाड़ से लौटते समय उसने कुछ और बिंदु हासिल किए थे। हालांकि गवर्नर और अन्य वरिष्ठ लोगों के साथ होने के कारण वो सारे बिंदु नहीं उठा सका। स्टार बीस्ट को मारने पर कोई रिक्त बिंदु नहीं मिला था, जो उसे थोड़ा खल गया। शायद ये किस्मत की बात है। लेकिन स्टार कोर तो मिला ही। उसने स्टार कोर निकाला और आत्मदृष्टि से देखा। छोटे से कोर में गाढ़ी अग्नि शक्ति भरी हुई थी। ये दवा बनाने, हथियारों को मजबूत करने या ताक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। उसने कोर को संभाल कर रखा और फिर वो डिब्बा निकाला जो डायरेक्टर ने उसे दिया था। उसमें एक स्टार बोन थी। हर बार जब वो उसे देखता, हैरान रह जाता। काले हरे रंग की, चमकदार, पारदर्शी, धात्विक चमक लिए, बारीक रेखाओं से भरी हुई, जैसे कोई कला का नमूना। डायरेक्टर के अनुसार, ये बोन, स्पिरिट शैडो बिच्छू नामक स्टार बीस्ट से थी। उसमें, आत्मिक छाया नामक विशेष शक्ति थी। रोहन ने डिब्बे में रखे कागज को पढ़ा और चौंक गया। आत्मिक छाया का मतलब था अंधेरे में बेहद तेजी से चलना, जैसे कोई आत्मा। ये विरोधी को चौंकाने वाली शक्ति थी। इससे किस तरह का हथियार बनेगा? वो सोच में पड़ गया।
स्टार बोन बहुत दुर्लभ होती है। उसे जल्दबाजी नहीं करनी थी। उसने स्टार कोर और बोन संभाल कर रख दी। फिर बिस्तर पर लौट आया। पिछले कई घंटों से उसने नींद नहीं ली थी। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। अगली सुबह जब वो उठा तो घड़ी में 9 बज रहे थे। मैं तो पूरा दिन और रात सो गया। पेट की भूख ने उसे याद दिलाया कि उसने कुछ नहीं खाया था। तैयार होकर वो नीचे गया तो रसोई में कमला आंटी काम कर रही थीं। कमला आंटी, माँ कहाँ हैं? मैं 2 दिन पहले आया था लेकिन अभी तक दिखी नहीं। बाबूजी, आप जाग गए। मैडम सुबह सुबह निकल गई थी, कमला आंटी ने कहा। सुबह ही निकल गईं? कहाँ? शायद ऑफिस में कुछ परेशानी है। उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। ऑफिस में? रोहन का मन बेचैन हो गया। साहब जब से बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, लौटे नहीं, कमला आंटी ने झिझकते हुए कहा। क्या? रोहन का चेहरा सख्त हो गया। कुछ गड़बड़ जरूर थी। वो दौड़कर ऊपर गया, हथियार का केस उठाया और घर से बाहर निकल गया। बाबूजी, 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया। ये गरम पाव और सोया दूध ले लीजिए, कमला आंटी ने दौड़कर दिया। भूख तो लगी थी। उसने शुक्रिया कहा और गाड़ी में बैठकर तेजी से ऑफिस की ओर निकल गया। आधे घंटे बाद वो ऑफिस के बाहर पहुंचा। रिसेप्शन पर गया। वहां बैठी लड़की ने पूछा, हेलो, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे रिया से मिलना है। लड़की चौंक गई। रिया कौन? रोहन हैरान रह गया। ये अपनी बॉस की पत्नी को नहीं जानती। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ आया, रोहन बाबू, आप यहाँ। आप? अरे बाबू, पहचानने में देर हो गई। मैं सुनील। अच्छा, सुरक्षा विभाग के सुनील भैया। रोहन मुस्कुराया। हाँ बाबू। फिर सुनील ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मीरा, ये हैं हमारे छोटे मालिक। सलाम करो। सॉरी सर, मैं पहचान नहीं पाई, मीरा घबरा गई। कोई बात नहीं। रोहन ने हाथ हिलाया। फिर सुनील से पूछा, माँ ऑफिस आई हैं क्या? मैडम मीटिंग रूम में होंगी। सामने वाले ऑफिस से भानु कुछ लोगों के साथ आए हैं। लगता है हमारे डिप्टी मैनेजर जावेद कहीं और जाने वाले हैं, सुनील ने धीरे से बताया। भानु? रोहन की आंखें सिकुड़ गईं। वांग परिवार का संकट। वो बेवकूफ बाव जय हिंद वक्त से पहले ही आकर झगड़ा करने लगा था। रोहन की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। बिना कोई भाव दिखाए वो मीटिंग रूम की ओर बढ़ गया। रोहन बाबू, जरा रुकिए। वो बाव कई लोगों को साथ लाया है। मैं भी चलता हूँ। कुछ और लोगों को बुला लेता हूँ। बुजुर्ग सुन जल्दी जल्दी उसके पीछे दौड़े। साथ ही इंटरकॉम से बोले, हेलो चंदन, सुन रहे हो? हाँ भैया, बोलिए, क्या हुक्म है? दूसरी तरफ से भारी आवाज आई। 8वीं मंजिल पर जल्दी पहुंचो। दुश्मन दरवाजे तक आ गया है और तुम्हें पता तक नहीं चला। कौन बेहुदा इतनी हिम्मत कर गया? अभी आता हूँ। उधर से शोर सुनाई दिया। चंदन किसी से बोला, चलो काम पर लगो। और लाइन कट गई। सुन हंसते हुए बोले, भैया, ये मेरा भतीजा है। पढ़ा लिखा कम है, मगर दिलेर है। देखिएगा, क्या काम करता है। रोहन कुछ बोले बिना लिफ्ट में चढ़ गया। दोनों 8वीं मंजिल पर पहुंचे। वहां की परिचित लेकिन बदली बदली सी इमारतें देखता हुआ रोहन मीटिंग रूम की ओर बढ़ा। तभी अंदर से एक गुस्से भरी आवाज आई। जयदीप, मेरे पति ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया। अब जब वो मुसीबत में है, तुम बाहरी लोगों के साथ मिलकर कंपनी हथियाना चाहते हो। वो, रिया जी, बात इतनी सीधी नहीं है। आपके पति भले आदमी हैं, पर बाव एक बड़ा विशन वाला इंसान है। उसकी कंपनी में ज्यादा संभावनाएं हैं। मैं उसी के साथ चलना बेहतर समझता हूँ। उस आदमी की बनावटी आवाज सुनकर रोहन का चेहरा और सख्त हो गया। जयदीप तो शरीफ लगता था, पर निकला सड़ा हुआ। सुन बुदबुदाए। रोहन ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। सभी की नजरें उस पर टिक गईं। रोहन, तुम यहाँ? रिया ने थकी हुई आवाज में पूछा। सुना कुछ हुआ है, तो देखने चला आया। रोहन अंदर गया। कुर्सियों पर सजे धजे लोग शांत बैठे थे। छोटे मालिक रोहन, ये बड़ों की बात है। तुम बीच में मत पड़ो, एक 40 के करीब का आदमी बोला। जयदीप। रोहन शांत स्वर में मुस्कुराया और रिया के पास बैठ गया। कुर्सी खींचते हुए बोला, माँ, बैठिए। थक गई होंगी। उसने देखा, रिया के दाईं ओर एक युवती बैठी थी। अरे, दीदी, आप भी आई हैं? हाँ, छोटू, रियाना ने सिर हिलाया। दादाजी चिंतित थे, इसलिए मुझे भेजा है। रियाना, रोहन के चाचा की बेटी थी। एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रघुवंशी ग्रुप में काम कर रही थी। उसके कार्य को सभी सराहते थे। जयदीप के चेहरे पर नाराजगी उभर आई। वो जानता था कि रोहन पहले गैर जिम्मेदार था। अब उसका यूं नजरअंदाज करना उसे बुरा लगा। रोहन तो अब भी वैसा ही है। बड़ों की इज्जत करना नहीं सीखा। वो ये बात बाकी बोर्ड मेंबर्स के दिमाग में भरना चाहता था। कई पुराने सदस्य सिर झुकाकर सोच में पड़ गए। रिया और रियाना ने एक दूसरे को देखा। हालात उनके पक्ष में नहीं थे। छोटे मालिक, ये मीटिंग चल रही है। अगर कुछ जरूरी नहीं है तो बाहर जाए, एक सदस्य बोला। क्यों जाऊं? रोहन ने अपने हथियार रखने वाला केस जमीन पर रखा और हाथ उस पर टिकाया।
रिया जी, लगता है आपके बेटे को तमीज नहीं सिखाई गई। अगर आप चाहें तो मैं ही उसे कुछ सिखा दूं, जयदीप के पास बैठा मोटा आदमी बोला। जयदीप जोर से हंसा। कुछ सदस्य चुपचाप तमाशा देखते रहे। बाव के डर से कोई खुलकर बोल नहीं रहा था। तभी एक छोटे कद का आदमी उठ खड़ा हुआ। बाव, तुम बड़े व्यापारी कहलाते हो, लेकिन जब हमारे मालिक नहीं हैं, तब उनकी पत्नी और बेटे को नीचा दिखा रहे हो। बाव कुछ कहता, उससे पहले जयदीप बोला, गौरव, तू तो बड़ा वफादार कुत्ता निकला। तू। गौरव कुछ बोल नहीं पाया। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी रोहन ने उसका हाथ थामा और हल्का सा दबाया। फिर वह उठ खड़ा हुआ। सबकी नजर उस पर टिक गई। उसने दोनों हथेलियां मेज पर रखीं। उसके शरीर से ऊर्जा फूटी। धड़ाम, संगमरमर की मेज में दरारें पड़ी और वह टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। केवल आवश्यक संवाद और घटनाएं, कोई शीर्षक, टिप्पणी या अतिरिक्त विराम नहीं। संगमरमर की मेज टुकड़ों में बिखर कर जमीन पर गिर गई। हर कोई चौंक कर पीछे हट गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोग समझ भी नहीं पाए। कुछ तो कुर्सियों से गिर पड़े, हालत बेहद बेतरतीब थी। जिया गिरधारी का पैर टूटे संगमरमर के नीचे आ गया। वो दर्द से चीख पड़ा। रीना और वांग्या, जो रोहन के पास बैठी थी, उन्हें रोहन ने संगमरमर के टुकड़ों से पूरी तरह बचा लिया। वे जख्मी नहीं हुई, लेकिन डर के मारे सन रह गईं। बॉस ब्रिजेश और बाकी लोग जमीन से जैसे तैसे उठे। उनके कपड़े धूल से गंदे हो चुके थे, लेकिन उन्हें साफ करने का समय नहीं था। सबकी नजरें हैरानी से रोहन पर टिक गईं। हे भगवान, अंकल, देखिए हमारे रोहन बाबू की ताकत। अब हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। चंदन और बाकी सुरक्षा गार्ड भी जल्दी जल्दी अंदर आ गए। वे दरवाजे के बाहर बूढ़े सूरज के साथ खड़े थे। जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनके जबड़े खुले रह गए। रोहन ब्रिजेश के सामने गया और बोला, तुम्हें क्या हक है मुझे सिखाने का? अरे लड़के, खुद को ज्यादा काबिल मत समझो। ब्रिजेश ने घबराते हुए एक कदम पीछे लिया और चिल्लाया, जोरावर। एक हट्टा कट्टा युवक अचानक कोने से निकलकर रोहन की तरफ भारी मुक्का लेकर दौड़ा। सावधान बेटा, संभल के। रीना और वांग्या की चीख एक साथ निकली। हम्फ। रोहन ने भी घूंसा उठाया और बिना पीछे हटे सामने से मुकाबला किया। चटाक, हड्डी टूटने की आवाज ने सबको सिहरन में डाल दिया। रीना और वांग्या के चेहरे एकदम पीले पड़ गए। उन्हें लगा रोहन घायल हो गया। लेकिन अगले ही पल, जोरावर दर्द से चिल्लाया और उसकी पूरी देह गोल्फ बॉल की तरह उड़कर दीवार से टकराई। उसका हाथ पूरी तरह टेढ़ा हो चुका था। ब्रिजेश के चेहरे की चर्बी डर से कांपने लगी। माथे पर पसीना बहता जा रहा था। रोहन ने उसकी तरफ देखा, फिर खिड़की से बाहर झांका। सामने एक ऊंची इमारत थी। ये तुम्हारी कंपनी है? उसने पूछा। तो क्या हुआ? ब्रिजेश के पैर कांपने लगे, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। किसी ने कहा था, हमेशा दबकर मत जियो। जब वक्त आए, तो अपनी ताकत दिखाओ, वरना लोग तुम्हें कुचल देंगे। पहले मैं इससे सहमत नहीं था। अब लगता है बात सही थी। वो बगल में रखे हथियार के डिब्बे पर हल्का सा हाथ फेरते हुए एक तलवार निकाल लाया। तू क्या करने जा रहा है? ब्रिजेश पीछे हटता गया, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। रोहन ने बिना कोई भाव जताए उसकी तरफ देखा। फिर वो फर्श से छत तक फैली खिड़की की ओर बढ़ा। अचानक उसके शरीर से लाल ऊर्जा फूट पड़ी, जैसे उसने कोई लाल चोगा पहन लिया हो। वो ऊर्जा हवा में उफन रही थी। चमाक, उसने तलवार हवा में लहराई। तलवार की चमक ने हवा को चीर दिया। खिड़की चकनाचूर हो गई। लाल तलवार की किरण सामने की इमारत की दीवार को काटती चली गई और काली जली हुई सी एक लकीर छोड़ गई। सब अवाक रह गए। कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। योद्धा। ब्रिजेश का चेहरा सफेद हो गया। शब्द उसके मुंह से टूट टूट कर निकले। ये कैसे हो सकता है? जिया गिरधारी स्तब्ध खड़ा रोहन को देखता रह गया। उसके दिमाग में बस रोहन की तलवार चलाने वाली छवि घूम रही थी। जो लड़का हमेशा गैरजिम्मेदार और लापरवाह लगता था, वो असल में एक योद्धा था। अगर ये निकम्मा था, तो फिर काबिल किसे कहते हैं? कंपनी के सभी पुराने साझेदारों के चेहरे एक जैसे हो गए। कोई ये सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रोहन अभी बहुत छोटा था, फिर भी वो योद्धा बन चुका था। रीना और वांग्या पहले तो सन रह गईं, लेकिन फिर उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें पता था, एक योद्धा का मतलब क्या होता है। अब जब तक रोहन है, कोई कंपनी को डिगा नहीं सकता। अगर कोई शरारत करेगा, तो वो सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि कानून से भी निपट सकता है। एक योद्धा के पास कारण हो, तो वो मार भी सकता है। वो पहले मार सकता है, बाद में बता सकता है। समाज में योद्धा का यही दर्जा था। ये तलवार की धार देख लो। अगली बार अगर कोई चाल चली, तो ये इमारत नहीं, तुम्हारा शरीर कटेगा। मुझे नहीं पता, तुम मेरा एक वार झेल भी पाओगे या नहीं। रोहन ने ब्रिजेश की आंखों में झांक कर कहा। फिर उसने नजरें घुमाई। एक पल के लिए गिरधारी की ओर देखा, फिर बाकी सबकी तरफ। कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं कर सका।
जो भी सोच रहे हो चुप रहो, विनम्र बनो, जब तक पापा लौट नहीं आते। उनके आते ही जो जाना चाहे जा सकता है। जिसे साथ जाना हो चला जाए, मैं नहीं रोकूंगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जिनके मन में जाने का ख्याल था उन्हें पछतावा होने लगा। ये एक योद्धा था। रोहन के रहते कंपनी को कोई खतरा नहीं था। जब रोहन का नाम होगा तो उनका निवेश और भी बढ़ेगा। लेकिन अब जब रोहन के पिता लौटेंगे तो सफाई जरूर होगी। जो मौके का फायदा उठाकर नुकसान पहुंचा रहे थे उनका बाहर होना तय था। जिन्होंने धोखा दिया उनका इस कंपनी में अब कोई स्थान नहीं रहेगा। करोड़ों का नुकसान, सीना फटने जैसा लग रहा था। और अब तो कोई उटपटांग हरकत करने की भी हिम्मत नहीं थी, वरना एक योद्धा का बदला झेलना पड़ता। जिया गिरधारी का चेहरा हरा पड़ गया। उसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ब्रिजेश ने उसे कंपनी के 10% शेयर का वादा किया था, तभी उसने कंपनी के शेयर गिराने में मदद की थी ताकि विलय आसान हो जाए। अब जो हालात हैं उसमें तो सब व्यर्थ गया। न तो उसे शेयर मिलने वाले हैं, न उसकी नौकरी बचेगी। जल्द ही उसे कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। और अगर रोहन के पिता ने बदला लिया तो शायद वो इस शहर में जी भी न सके। रोहन ने इन अवसरवादियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने रीना से पूछा, माँ, पापा को क्या हुआ? तुम्हारे पापा दूसरे राज्य में एक प्रोजेक्ट पर गए थे। दोनों पक्षों के हितों में टकराव हुआ, इसलिए समझौता नहीं हो सका। लेकिन वहां के स्थानीय दबंगों ने उन्हें रोक लिया है। जब तक वो समझौते पर दस्तखत नहीं करते वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। रीना का चेहरा चिंता से भर गया था। दादाजी ने कुछ लोग भेजे हैं लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, वांग्या ने जोड़ा। क्या प्रोजेक्ट है ये? पापा क्यों इतनी जिद कर रहे हैं? दस्तखत कर देते, पैसा चला जाता तो भी जान बचती, रोहन ने चिंता से कहा। बात इतनी सीधी नहीं है। इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है। इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। वो लोग तुम्हारे पापा को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, रीना ने कहा, लेकिन उसे सारी जानकारी नहीं थी। रोहन को कुछ गड़बड़ लगने लगा। क्या ये उसी अंदरूनी साजिश का हिस्सा था? जबकि पिछली जिंदगी में उन लोगों ने तब हमला किया था जब वो यूनिवर्सिटी में था। मैं खुद जाकर देखूंगा। रोहन का दिमाग तेजी से चल रहा था। चाहे जो भी साजिश हो, उसके पापा को किसी ने पकड़ लिया था और अब उन्हें वापस लाना उसकी जिम्मेदारी थी। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? माँ ने चिंता से पूछा। चिंता मत करो माँ, आपने देखा नहीं, अभी तो मैंने अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं दिखाया, रोहन ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। तो बस ध्यान रखना, चोट मत लगवाना। एक तरफ उसका बेटा था और दूसरी तरफ उसका पति। वह दोनों की फिक्र में थी, पर अब सिर्फ अपने बेटे पर भरोसा कर सकती थी। शुक्र है कि बेटा अब बड़ा हो गया था। जब घर का सहारा हिल गया तो वही उसे थामने खड़ा हुआ। रोहन ने सिर हिलाया और बाहर निकलने लगा। मैं भी चलूंगी। दादाजी के आदमियों से संपर्क करना मेरे लिए आसान होगा, रिया ने कहा। हाँ, साथ जाना ठीक रहेगा। एक दूसरे का ध्यान भी रख सकोगे, माँ ने हामी भरी। अब जब माँ मान गईं, तो रोहन को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। दोनों कार में बैठे और डोंगहाई सिटी से निकलकर पड़ोसी राज्य की जैन नगर की ओर हाईवे पकड़ लिया। अल्पविराम। सफर के दौरान रिया गाड़ी चलाते हुए बार बार पीछे देखते हुए रोहन को नजर भर देखती रही। रोहन पीछे की सीट पर आंखें बंद करके बैठा था, एक हाथ में हथियारों का केस पकड़े हुए। बिल्कुल शांत, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो अब पूरी तरह से बदल गया था। चाहे उसकी मौजूदगी हो या उसका अंदाज, पहले वाला रोहन बिल्कुल नहीं था। पहले उसे लोग लापरवाह, घमंडी और जिद्दी समझते थे, लेकिन आज उसे देखकर वो खुद चौंक गई थी। सबसे अहम बात यह थी कि उसका छोटा भाई अब एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। अगर दादाजी को ये पता चलता तो वो खुशी से रात भर सो नहीं पाते। जब किसी सामान्य से लगने वाले इंसान की सच्ची ताकत अचानक सामने आती है तो एहसास शब्दों में बयां नहीं होता। उसे याद आया जब रोहन ने तलवार चलाई थी, वो पल सभी को स्तब्ध कर गया था। ताकत के सामने सारी चालें और योजनाएं बेकार हो जाती हैं। अब जब उनके परिवार में एक योद्धा था तो उनका कद समाज में और ऊंचा हो सकता था। अगर रोहन यूं ही ताकतवर होता गया तो उनके परिवार का भविष्य। रिया ने सिर झटक दिया। उसे इतनी दूर की नहीं सोचना चाहिए था। पहले चाचा को बचाना जरूरी था। और जब उसका योद्धा भाई खुद आया था तो उम्मीद थी। अल्पविराम। 5 घंटे की ड्राइव के बाद वे जैन नगर पहुंचे। पूरे रास्ते रिया ने रोहन को तंग नहीं किया। वह थक चुकी थी। आ गए क्या? रोहन ने आंखें खोलीं। हाँ, पहले दादाजी के भेजे हुए आदमी से मिलते हैं। उससे सारी जानकारी मिल जाएगी। रिया ने होटल के बाहर गाड़ी रोकी और रोहन के साथ एक कमरे में पहुंची। एक 30 साल का आदमी उन्हें देखकर उठा। मैनेजर रिया। बताओ, क्या स्थिति है? रिया सीधे मुद्दे पर आई। वो बोला, हमने जितनी भी शर्तें रखी, सामने वाले ने सब ठुकरा दी। लगता है उनका कोई और इरादा है। वो लोग कौन हैं? रोहन ने पूछा। आयरन फिस्ट गैंग। उनके पास 10 से ज्यादा सीनियर योद्धा हैं। कोई उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता।
तो अगर हम उन्हें जड़ से खत्म कर दें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रोहन ने हल्के से पूछा। जी, आदमी ने जवाब दिया, फिर अचानक रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि रोहन का मतलब क्या था। वो हैरानी से रोहन की तरफ देखने लगा। रिया भी चौंक गई थी। क्या उसका भाई वाकई ऐसा सोच रहा था? अगर उन लोगों को पता चल जाए कि उन्होंने एक योद्धा को नाराज कर दिया है, तो पछतावा उन्हें खा जाएगा। दिन में लोग बहुत होंगे, रात में चलेंगे। अब 3 बजे से ऊपर हो गए थे। इंतजार करना ही ठीक था। रोहन जानता था कि जल्दबाजी ठीक नहीं। और रिया के मुताबिक उन लोगों को रोहन के पापा की जरूरत थी, इसलिए वो उन्हें अभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रिया ने एक कमरा बुक किया और आराम किया। रात में तीनों ने खाना खाया और 10 बजे आयरन फिस्ट गैंग के ठिकाने की तरफ रवाना हुए। यहीं रोहन के पापा को कैद रखा गया था। ठिकाना ज्यादा दूर नहीं था। एक काली गाड़ी अंधेरे में रुकी और रोहन बाहर उतरा। तुम लोग यहीं रुको, मैं जल्दी लौट आऊंगा। उसने हथियारों का केस उठाया और ठिकाने के गेट की तरफ बढ़ा। क्या रोहन अकेले ही अपने पापा को बचाने जा रहा है? आदमी ने अचंभे से पूछा। उसने पीछे से रोहन को देखा और डर महसूस किया। क्या वो सच में उन लोगों से अकेले निपट सकेगा? देखते जाओ, रिया बोली। चिंता उसे भी थी, पर गर्व भी। ये उसका छोटा भाई था। अब क्या करेगा वो? उसने गेट की तरफ देखा, जो पूरी तरह अंधेरे में था। रोहन गेट पर पहुंचा और धातु के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से आवाज आई। डिलीवरी वाला। रोहन की परछाई अंधेरे में छिपी हुई थी। क्या मजाक है? इस समय कौन सी डिलीवरी? बताओ, क्या इरादा है? अंदर वाला नहीं माना। भाई, ये तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है। बॉस का ऑर्डर? क्या है उसमें? वह शंकित हुआ, पर पूछा जरूर। अगर सच में बॉस ने मंगाया हो और उसने दरवाजा न खोला, तो मुश्किल हो सकती थी। नहीं बता सकता, प्राइवेट है। चलो हटो, अब भी बहाने बना रहा है। बताओ, नहीं तो समझ लेंगे कि तुम कोई दुश्मन पार्टी से हो। पक्का सुनना है? हाँ, बोलो। ठीक है, खुद कहा तो बता देता हूँ, आई लव ए माचिस की तीली। क्या? आई लव ए माचिस की तीली? हे भगवान, अंदर वाले की सांस अटक गई। उसके बॉस की पसंदें कुछ ज्यादा ही अजीब थीं। डर गए ना? यही तो प्राइवेसी है तुम्हारे बॉस की। ज्यादा जानना ठीक नहीं। भाई सुनो, मैं कुछ नहीं जानता, तुमने कुछ नहीं कहा। नहीं, तुमने पूछा और मैंने जवाब दिया, रोहन ने सीधी बात की। वो आदमी हक्का बक्का रह गया। ये लड़का तो उसे पागल कर देगा। तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए रोहन दी अल्टीमेट गॉड के अगले चैप्टर्स पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।